सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्राव्या एन, हिंदी प्राध्यापिका मिलाग्रस कॉलेज मॉडल। आज का जो हमारा वीडियो है वो दूसरा भाग, जो पिछले वीडियो हिंदी कहानी साहित्य के बारे में रहा है, उसी का दूसरा भाग आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या किया। हमने हिंदी साहित्य का परिचय किया था, यानी हिंदी कहानी साहित्य में क्या क्या होता है। हिंदी कहानी साहित्य कहानी जो है वो एक तरह से हमारे जीवन और हमारे मनोभाव का जो रोचक कुतूहलपूर्ण चित्रण है, ऐसा है करके हमने जाना था। फिर हमने देखा दो परिभाषाएं, एक प्रेमचंद द्वारा दी गई है और दूसरी परिभाषा एडगर एलन पो द्वारा दी गई है। बाद में हम लोगों ने हिंदी कहानी साहित्य के विकास यात्रा के बारे में जाना। हमने ये जाना कि हिंदी कहानी साहित्य को मूलतः 4 भागों में विभाजित किया गया है: प्रेमचंद पूर्व हिंदी, प्रेमचंद युगीन हिंदी और प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, और बाद में चौथा आता है नई कहानी। तो हिंदी कहानी साहित्य की जो विकास यात्रा के कालखंडों को देखते हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी जो कि 1900 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक है, और बाद में प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी जो 1916 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक आता है। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी जो 1936 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक है, और अंत का जो चौथा भाग है नई कहानी जो 1950 के बाद का समय। तो हमने ये जाना था कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी यानी उस दौर को कहा जाता है जहां प्रेमचंद का आगमन नहीं हुआ। सबसे पहले तो हमने ये जाना था कि हिंदी कहानी साहित्य को प्रेमचंद के आसपास, प्रेमचंद को एक आधार स्तंभ मानकर आधार स्तंभ मानकर विभाजित किया गया था। तो ये प्रेमचंद पूर्व जो हिंदी कहानी है, इसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है सबसे श्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं। और ये ऐसा दौर था जहां पर हिंदी कहानी अपने बाल्यावस्था में थी, यानी हिंदी कहानी अभी शुरू हो ही रहा था और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा था। यहाँ पे जो कहानीकार थे वो हर तरह से एक्सपेरिमेंट किया करते थे कि किस तरह से कहानी लिखा जा सकता है, किस विषय पर लिखा जा सकता है, क्या क्या बातें यहाँ पर कही जा सकती। तो ये था हिंदी कहानी साहित्य प्रेमचंद पूर्व। आगे हमने जाना था हिंदी कहानी साहित्य प्रेमचंद युगीन। तो प्रेमचंद के दौरान, प्रेमचंद के समय में किस तरह से कहानियां लिखी जाती थी, ये हमने पढ़ा। प्रेमचंद जो है वो हिंदी के कहानी सम्राट माने जाते हैं, और इनकी कहानियां सबसे पहले तो ये आदर्शवादी कहानियां लिखा करते थे। बाद में जाकर यथार्थवादी कहानियां लिखते गए, क्योंकि उन्होंने समाज में हो रहे जो भी घटनाएं उनको देखने लगे, और वो उनको पता चला है कि अब ये समय आ गया है कि हमें हमारे समाज को एक तरह से आईना दिखाना। सबसे पहले तो उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया था कि हमें इस तरह से कहानियां लिखनी चाहिए, हमें इस विषय पर, ताकि कहानियों को पढ़कर लोग उस तरह से बर्ताव करने लगे। लेकिन अंत में आते आते यथार्थवादी कहानियों में वो क्या करने लगे, तो हमारे आसपास जो घटनाएं घटती थी उसे अपनी कहानियों का एक भाग बनाते गए, और साथ में उनकी जो कहानियां रही है वो ग्रामीण जीवन के बारे में रहा है। और ऐसे ही उनके दौर के बाकी के जो कहानीकार हैं, प्रेमचंद युग के जो अन्य कहानीकार हैं, वो है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, चतुरसेन शास्त्री, सुदर्शन जयशंकर प्रसाद, पांडेय बेचन शर्मा उग्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी आदि। तो इस काल की जो कहानियों में पारिवारिक, मानसिक, राजनीतिक समस्याओं का चित्रण भी प्रधान रूप में हुआ है। तो जैसे मैंने पहले कहा था, वो अपने आसपास की कहानियां लिखे करते थे प्रेमचंद, साथ ही साथ उनके समय के बाकी के सारे जो लेखक हैं वो उसी तरह से कहानियां लिखते गए। वो पारिवारिक जीवन के बारे में लिखते गए, लोगों की मानसिकता के बारे में लिखते गए, लोगों की राजनीति के बारे में लिखा करते थे। ये उस दौर की कहानी है जब भारत अभी तक स्वतंत्र नहीं हुआ। तो स्वतंत्र के पूर्व जो राजनीतिक परिस्थिति थी वो इनकी कहानियों में जरूर नजर आती। तो अब हम लोग देखेंगे आगे के जो भेद है प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी का कालखंड है 1936 ईस्वी से 1950, यानी 1936 ईस्वी में प्रेमचंद का देहांत हुआ। उनके बाद का जो दौर है उसे हम प्रेमचंदोत्तर यानी प्रेमचंद के बाद की हिंदी कहानी कहते हैं।
सन 1936 से सन 1950 का समय प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी के नाम से जाना जाता है। इस समय की कहानी किसी एक दिशा में अग्रसर नहीं हुई, बल्कि विविध दिशाओं में उसका विकास हुआ। कहानी इस काल में केंद्रीय विधा रही है, अतः उसने जीवन जगत के विविध पक्षों को अपनी परिधि में समेटने का प्रयास किया। तो प्रेमचंद के जो समय रहा है उसमें उन्होंने आदर्शवादी कहानी लिखी, उन्होंने ही और साथ में बाकी के जो भी कहानीकार थे, मानसिकता के बारे में लिखा, राजनीतिकता के बारे में लिखा। तो उसके बाद का जो समय है 1936 से 1950 तक का, तो वहां पर लेखक क्या करते थे या कहानीकार क्या करते थे, वो एक ही दिशा में, यानी आदर्शवादी ही कहानियां लिखना या यथार्थवादी कहानियां ही लिखना, ऐसा वे बिल्कुल नहीं करते। वे हर दिशा में हर प्रकार की कहानियां लिख रही है, क्योंकि ये वो दौर था जब कहानी ही एक साहित्य का केंद्र बिंदु बन गया। तो पहले जिस तरह से यानी आदिकाल में हो या मध्यकाल में हो, सिर्फ काव्य पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन आधुनिक दौर था काव्य के साथ साथ कहानी पर अधिक गौर किया जाता। कहानी जो है वो साहित्य का केंद्र बन गया था, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे पढ़ने लगे थे। पत्रिकाओं में हो या समाचार पत्रों में हो, अलग अलग कहानियां छापे जा रहे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कहानी साहित्य जो है वो सब साहित्य के केंद्र बिंदु की तरह बन गया। इस काल में एक ओर तो प्रगतिवाद विचारधारा के लेखकों ने प्रगतिवादी कहानियां लिखी, तो दूसरी ओर मनोविश्लेषणात्मक कहानीकारों ने ऐसे विषयों पर कहानियां लिखी जिसमें व्यक्ति मन के आंतरिक परतों को खोलकर देखा गया था। तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर ऐसी कहानियां लिखा करते थे जब इंसान के मानसिकता के बारे में कहा जाता था कि इंसान किस तरह से अपने मन में सोचता है या उसकी भावना, उसके अंदर की जो कश्मकश है, ये सारी बातों को इस दौर में कहानियों में कैद किया गया था। इस समय के प्रमुख कहानीकार यशपाल, रांगेय राघव, नागार्जुन, अमृत राय, मनमथ नाथ आदि प्रगतिवादी लेखक हैं। तो मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखकों में अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी और जैनेन्द्र आते। सबसे पहले तो प्रगतिवादी लेखक क्या करते थे, वो ऐसी कहानियां लिखते थे जिससे कि समाज में एक तरह से जागरूकता आ जाए, ताकि वो जान सके कि आगे हमें समाज को किस तरह से प्रगति की ओर ले जाना है। तो ऐसी कहानियां लिखा करते। नागार्जुन सबसे श्रेष्ठ प्रगतिवादी कहानीकार के तरह माने जाते थे। उनकी जो कहानियां है वो हमारे समाज में आसपास जो घट रही है, जो आसपास की जो समस्या है, वो सारी बातें वो लिखते थे, चाहे वो यशपाल हो या रांगेय राघव हो या अमृत। वही मनोविश्लेषणवादी कहानियों के लेखक जाने जाते हैं वो अज्ञेय और इलाचंद्र जोशी जो थे वो मनुष्य के आंतरिक मन के बारे में, उनकी जो आंतरिक सोच है उसके बारे में वे कहानियों में लिखा करते। आगे हम लोग जानेंगे नई कहानी। नई कहानी का जो दौर है वो 1950 ईस्वी के बाद का जो दौर है, वो आजकल का जो समय है, ये भी नई कहानी के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं, सन 1950 के बाद कहानी विषय और शिल्प दोनों की दृष्टियों से परिवर्तित कहानी में सन 1950 के बाद कहानी विषय और शिल्प दोनों की दृष्टियों में पूर्ववर्ती कहानियों से भिन्न, यानी उससे पहले का जो दौर था उनमें जो भी कहानियां आई हैं, उनमें विषय की बात हो या शिल्प की बात हो, इन सबसे ये जो कहानियां हैं ये बहुत ही अलग आती है। पुरानी कहानी में जहाँ पूर्वाग्रह है, वही नई कहानी में पूर्वाग्रह से मुक्त। इनकी कहानी ऐसे भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी है, इसीलिए वो आज अधिक प्रामाणिक है। तो पहले की जो कहानी थी वहां पर लोग जो है आदर्श के बारे में लिखा करते या पूर्वाग्रह के बारे में लिखा करते, लेकिन नई कहानी की जो पीढ़ी है, नई कहानी का जो कालखंड है, यहाँ पर कहानी जो भोगे हुए यथार्थ के बारे, जो घटती है, जिस बारे में या जिस समस्या से जो लेखक है वो जूझता है या उसके आसपास किसी को देखता है, उसी के बारे में कहानियां लिखी जा रही है। आधुनिक मानव जीवन को विविध कोणों से देखकर उसका सही परिप्रेक्ष्य में चिंतन करने का प्रयास इन कहानीकारों ने किया। राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी, फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय, मोहन राकेश,
भीष्म साहनी आदि। तो ये सारे जो कहानीकार है, इन्होंने हमारे आसपास जो घटती है उसके बारे में, जैसे कि हम लोग देखते हैं उषा प्रियमवदा की जो कहानी है वापसी, इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम गजेंद्र बाबू है, वो 35 साल काम करके जब वापस अपने परिवार के साथ रहने आता है, तो परिवार वाले उसको एक तरह से स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि 35 साल वो दूर रहा है और 35 साल जब वो वापस आता है तो वो जिस तरह से अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे या परिवार से प्रेम चाहते थे, वो उन्हें नहीं मिलता। तो शायद ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पुरुष हैं जो काम के लिए अपने घर से, अपने परिवार से दूर रहे, लेकिन वो बिल्कुल ही इन लोगों से दूर रहे उनकी भलाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई हो या फिर अपने घर वालों के सुखी संसार के लिए। लेकिन जब वो वापस आते हैं, जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया जाता है, तो वो उन्हें बहुत दुखदायक होता है। तो ऐसी कहानी जिसका नाम है वापसी, वो उषा प्रियमवदा ने लिखा है। हम लोग भीष्म साहनी की जो कहानी है चीफ की दावत, उसमें देखेंगे जिस तरह से एक बेटा अपनी जरूरत के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ को कितना तकलीफ देता है, माँ को कितना दर्द देता है। ये सारी कहानी जो है नई कहानी के दौरान आती है। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले तो हिंदी कहानी साहित्य के विकास यात्रा का परिचय दिया। हमने देखा कि हिंदी कहानी के 4 कालखंड है जो भी मुंशी प्रेमचंद के आसपास, उनको एक आधार स्तंभ मानकर कहा गया है। एक तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, उसके बाद आता है प्रेमचंद युगीन यानी प्रेमचंद के दौरान की जो कहानी है, उसके बाद आता है प्रेमचंदोत्तर यानी प्रेमचंद के बाद की जो कहानी है, और अंत में आता है नई कहानी। तो नई कहानी में हमने देखा था कि आजकल का जो दौर है, इसमें जो कहानियां लिखी जाती है उसे नई कहानी कही जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।